हेलो बच्चों, ये है आप लोगों का बीओ का पहला चैप्टर। और बच्चों एक चीज़ और है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, जिससे कि जो भी वीडियो हमने डाले हैं अकाउंट्स में या बीओ में, वो आप लोग जब चाहे तब देख सकते हो, या जब भी हम वीडियो डालेंगे तो आप लोगों को पता चल जाएगा। तो ये बीओ का पहला चैप्टर है होम ट्रेड वन, कोर्स ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन। होम ट्रेड का मतलब होता है घरेलू व्यापार, देसी व्यापार कहते हैं हिंदी में इसे। तो मीनिंग में इसकी क्या लिखा हुआ है कि व्हेन द बायर एंड सेलर are residing in the same country and some business transaction takes place between them, this is known as home trade। कि जब खरीदार और बेचने वाला दोनों सेम एक ही देश के रहने वाले हों, तो उन लोगों के बीच में जो बिजनेस होता है उसे हम कहते हैं होम ट्रेड। ठीक है, इसका मतलब हुआ कि एक देश के अंदर जो भी व्यापार आपस में हो रहे हैं वो सब होम ट्रेड है। जैसे कि इन्होंने उदाहरण दिया कि आगरा और बेंगलुरु के बीच में अगर कोई व्यापार होता है तो होम ट्रेड है। होम ट्रेड के इन्होंने तीन तरीके बताए। एक टाइप बताया इन्होंने लोकल ट्रेड। लोकल ट्रेड का मतलब जस्ट लोकल हो गया, जैसे कि मान लो मोहल्ले में या शहर के अंदर ही जो व्यापार हो रहा है, छोटे इस तरीके के व्यवसायी होते हैं, ये सब आते हैं लोकल ट्रेड में। स्टेट ट्रेड का मतलब हो गया एक राज्य से दूसरे राज्य में। स्टेट ट्रेड नहीं, स्टेट ट्रेड का मतलब हुआ एक ही राज्य के बीच के शहरों के बीच में हो, मतलब एक शहर से दूसरे शहर में, और शहर जो है वो एक ही राज्य के हों। ठीक है, जैसे लखनऊ कानपुर, लखनऊ कानपुर, इलाहाबाद, इन सब के बीच में अगर कोई व्यापार हो रहा है तो वो हुआ स्टेट ट्रेड। फिर एक आता है इंटर स्टेट ट्रेड, ये तीसरा टाइप है। इसमें क्या होता है, इंटर स्टेट ट्रेड का मतलब हो गया जब एक राज्य से दूसरे राज्य के बीच में व्यापार हो तब वो इंटर स्टेट ट्रेड कहलाता है। जैसे यूपी से एमपी में हो, गुजरात में हो, महाराष्ट्र में हो, इनको सबको इंटर स्टेट ट्रेड कहते हैं, अंतरराज्यीय व्यापार। ठीक है, लोकल ट्रेड को हिंदी में कहेंगे स्थानीय व्यापार, स्टेट ट्रेड को हिंदी में कहेंगे राज्यीय व्यापार, और इंटर स्टेट ट्रेड को कहेंगे अंतरराज्यीय व्यापार। फिर है नेचर ऑफ होम ट्रेड। होम ट्रेड में क्या होता है, इसका नेचर कैसा है। इसमें नॉर्मली क्या होता है कि जो रिटेलर होते हैं, रिटेलर का मतलब जो फुटकर व्यापारी होते हैं, वो थोक व्यापारी से सामान खरीदते हैं और थोक व्यापारी से सामान लेकर के फिर वो छोटे छोटे व्यापारियों के बीच में बेचते हैं। इसे हम कह सकते हैं कंज्यूमर तक पहुंचाते हैं रिटेलर वाले। तो इसे हम कह सकते हैं कि ये होम ट्रेड का नेचर होता है, थोक व्यापारी से रिटेलर तक आना और रिटेलर से फिर कंज्यूमर तक जाना, उपभोक्ता तक जाना, ये कहलाएगा, ये होम ट्रेड का नेचर होता है। होम ट्रेड को इस कैटेगरी में दो तरीके से किया गया, एक तो हो गया होलसेल ट्रेड, दूसरा हो गया रिटेल ट्रेड। होलसेल ट्रेड का मतलब क्या हो गया, जहां पे जो थोक विक्रेता हैं वो मैन्युफैक्चरर से, मैन्युफैक्चरर मतलब उत्पादक, जो लोग बनाने वाले हैं उन चीज़ों को, उनसे सामान खरीदते हैं होलसेलर। होलसेलर का मतलब वो ज़्यादा मात्रा में माल बेचते हैं। तो होलसेलर के पास माल खरीदने कौन जाएगा, जो छोटी दुकानदार वाले हैं। छोटी दुकानदार वाले जो होते हैं उनको रिटेल ट्रेड कहा जाता है। रिटेल ट्रेडर वो होता है जो होलसेलर से सामान खरीद करके और उपभोक्ताओं को या लोगों को बेचे। ठीक है, तो ये होता है रिटेल ट्रेड। तो होलसेलर ट्रेड वो हुआ, होलसेल ट्रेड जो उपभोक्ता से खरीदे और रिटेलर को बेचे। रिटेलर कौन हुआ, जो होलसेलर से खरीदे और कंज्यूमर को बेचे। अब फिर इसके बाद में कोर्स ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन कहा गया, या ये कहें कि बिजनेस के अंदर या जो भी ये बिजनेस किया जाएगा उसके बीच में क्या क्या काम नॉर्मली करने पड़ते हैं, क्या क्या फॉर्मेलिटीज हैं जो पूरी करनी पड़ती हैं। ठीक है, तो इसमें शुरुआत में तो एक एक्ट का नाम लिया गया है, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930, ये लागू है। और ये कहता है कि नो रिटन कॉन्ट्रैक्ट शैल बी रिक्वायर्ड फॉर द परचेज ऑफ बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स इन द मार्केट। कि बाजार में किसी वस्तु को खरीदने और बेचने के लिए क्रेता और विक्रेता के बीच में कोई रिटन कॉन्ट्रैक्ट की जरूरत नहीं है। आगे फिर ये बताते हैं कि इनमें क्या क्या होता है। तो जब भी कभी नॉर्मली व्यापारी जो क्रय विक्रय करते हैं उनके बीच में नॉर्मली ये चीज़ें होती हैं कि सबसे पहले लेटर ऑफ इंक्वायरी भेजा जाता है। लेटर ऑफ इंक्वायरी का मतलब हुआ कि जो खरीदार होता है वो भेजता है सेलर्स के पास। जैसे मान लो किसी आदमी को कुछ खरीदना है, बहुत ज़्यादा सामान, कोई बड़ी मात्रा में कोई सामान खरीदना है,
तो उसके विक्रेताओं के पास एक लेटर भेजता है कि हमें ये चीज़ चाहिए, इतनी क्वांटिटी में चाहिए, और क्या आप अवेलेबल करा पाओगे। तो एक खरीदार करीब 8-10 विक्रेता जो उस तरीके के होते हैं उनके पास ही अपना पत्र भेजता है। बात हम लोगों को पत्रों की क्यों करनी पड़ रही, हालांकि पत्रों का अब नॉर्मल जो कोर्स है बिजनेस का उसमें पत्रों का चलन नहीं है, लेकिन ये हम लोग थोड़ा पहले का कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं, तो पहले यही होता था, पहले पत्र भेजे जाते थे। तो क्रेता जो है, खरीदार जो है, वो विक्रेता के पास पत्र भेजता है कि हमें ये सामान इतनी क्वांटिटी में चाहिए, ये हमारी कंडीशन होंगी, आप अगर बेचोगे तो किस मूल्य पर हमें दोगे, और आप दे पाओगे या नहीं दे पाओगे। तो जो नहीं दे पाएंगे वो उसका जवाब ही नहीं देंगे, जो दे पाते हैं तो वो उस इंक्वायरी लेटर के जवाब में कोटेशन लेटर भेजते हैं। कोटेशन लेटर को ऑफर लेटर भी बोलते हैं, और कोटेशन को हिंदी में निर्ख पत्र भी बोलते हैं। कोटेशन लेटर में होता क्या है, कोटेशन लेटर में बेचने वाला वस्तु की क्वांटिटी, क्वालिटी, ये सारी चीज़ें बताता है, कितना वो दे पाएगा, उसके बाद प्राइस क्या वो चार्ज करेगा, पेमेंट की क्या कंडीशन होगी, डिलीवरी कैसे गुड्स की जाएगी, टाइम कितना लगेगा, किस तरीके से होगा, डिस्काउंट अगर कोई देगा तो कैसे देगा। तो ये सब होता है कोटेशन लेटर में। तो मान लो एक खरीदार ने 10 आदमियों को इंक्वायरी लेटर लिखा, लेटर ऑफ इंक्वायरी, कीमत पूछने के लिए लिखा। अब उन 10 में से 8 लोगों ने कोटेशन लेटर भेज दिया, मतलब अपना ऑफर भेज दिया कि वो वस्तु देंगे और इतने रुपए में देंगे। अब अगला काम होता है क्रेता के पास ऑर्डर देने का। जब कई सारे कोटेशन आ जाते हैं तो उन कोटेशन में से वो अपने काम वाला, जो उसको बेस्ट सूटेड कोटेशन होता है, जो उसको सबसे अच्छा लगता है, उसको वो चूज करता है और उसको फिर वो अपना ऑर्डर देता है। ऑर्डर देने का मतलब क्या हुआ कि वो उनको एक रिटर्न पेपर देता है, या रिटर्न एग्रीमेंट कह लो, या एक तरीके से कह दो सहमति देता है कि ठीक है आप ये वस्तु हमें सप्लाई करो इतनी क्वांटिटी में। ठीक है, जब ऑर्डर लेटर पहुंचता है विक्रेता के पास, बेचने वाले के पास, तो विक्रेता का ये कर्तव्य बनता है कि वो ऑर्डर की एक्नॉलेजमेंट भेजे, मतलब एक लेटर भेजे जिसमें वो कहे कि हाँ हमें आपका ऑर्डर मिल गया है और हम आपकी जो रिक्वायर्ड वस्तु है उसको आप तक हम उपलब्ध कराएंगे। ठीक है, तो ये एक्नॉलेजमेंट ऑफ लेटर होता है। उसके बाद में गुड्स की सप्लाई होती है। अब गुड्स की सप्लाई कैसे होती है, गुड्स 2 तरीके से बेची जा सकती हैं, कैश और क्रेडिट, नगद और उधार। अगर वो खरीदार जो होता है वो नगद खरीद रहा है, मतलब जितने रुपए का माल वो खरीद रहा है तुरंत वो पेमेंट कर रहा है, तब तो कोई इशू ही नहीं है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। वो ऑर्डर लेटर के साथ साथ जो है अपना ड्राफ्ट भी भेज देगा, या चेक भेज देगा, या कैश भेज देगा, जैसे भी है। लेकिन अगर उधार खरीद हो रही है तब तब विक्रेता के सामने, बेचने वाले के सामने एक समस्या आ जाती है कि मान लो हम माल भेज दें, उसके बाद में ये पैसा ही ना दे हमें, या हमारा पैसा फंस जाए, ऐसी कोई कंडीशन बन जाए, तो वो कुछ चीजें और करता है। पहला काम है ट्रेड रेफरेंसेस। इसमें वो क्या करता है, इसमें वो क्रेता को एक लेटर लिखता है, उससे कहता है कि कम से कम 2 या 3 लोगों के हमें नाम बताइए जिनके साथ आप व्यापार करते हैं। रेफरेंस का मतलब ये हुआ कि आप उनका हमें रेफरेंस दीजिए कि जिनके साथ आप काम करते हैं, उनका नाम, पता क्या है, क्या व्यवसाय करते हैं, ये हमें बताइए। जब इनको ये इस तरीके से 2-3 रेफरेंस मिल जाते हैं तो वो उन रेफरेंसेस से बात करता है, उनसे पूछता है कि हम इनको उधार माल बेचने वाले हैं, इनका कैसा सिस्टम रहता है कि पेमेंट करते हैं सही से या नहीं करते हैं, क्या है, इस विषय में जानकारी प्राप्त करता है। तो अगर उन लोगों ने पॉजिटिव रिप्लाई दे दिया कि हाँ ये व्यापारी ठीक है, तो ये लोग गुड्स की सप्लाई कर देते हैं। अगर पॉजिटिव रिप्लाई नहीं है तो फिर वो रिजेक्ट भी कर सकता है। दूसरा होता है प्राइवेट रिसोर्सेज। प्राइवेट रिसोर्सेज का मतलब होता है कि यहाँ पर वो जो विक्रेता है वो अपने सोर्सेज के थ्रू, जैसे मान लो कानपुर का कोई विक्रेता था, अब उसके आस पड़ोस की कुछ दुकानों में इसका सामान जाता था, तो अपने प्राइवेट रिसोर्सेज से, जो इसके रिलायबल रिसोर्सेज हैं, भरोसेमंद लोग हैं, उनसे उसके विषय में जानकारी प्राप्त कर लेता है, बिना क्रेता को बताए, खरीदार को बिना बताए उनसे इनके विषय में जानकारी प्राप्त कर लेता है। अगला तरीका होता है कि खरीदार के विषय में जानकारी प्राप्त करने का इंक्वायरी थ्रू बैंकर्स, कि बैंक के थ्रू वो जान ले। होता क्या है कि क्रेता से वो उसका बैंक का अकाउंट पूछता है, किस बैंक में आपका अकाउंट है। जब उस बैंक का अकाउंट पता चल जाता है तो वो बैंक के थ्रू इंक्वायरी करता है
बैंक को एक लेटर लिखता है कि आप जरा हमें ये पता करके बताएं कि इस क्रेता की स्थिति क्या है, फाइनेंशियल पोजीशन। तो बैंक बता देता है कि हाँ, इनके ट्रांजेक्शन सही हैं, सही काम करते हैं, पैसा है, इनको इतना उधार दिया जा सकता है। इस तरीके से बैंक का रिप्लाई कर देते हैं। फिर जब विक्रेता सेटिस्फाई होगा, देखो विक्रेता माल तभी भेजेगा जब वो सेटिस्फाई होगा। अगर उसे जरा सा भी डाउट लगेगा कि मेरा पैसा फंस सकता है, तो कोई भी बेचने वाला व्यक्ति माल नहीं बेचेगा। अगला है मर्केंटाइल इंफॉर्मेशन। ये फॉरेन कंट्रीज में होता है। फॉरेन कंट्रीज में कई ऐसी एजेंसीज हैं जिनका यही वर्क ही है, उनका काम करने का काम ही यही है कि अगर किसी के विषय में फाइनेंशियल पोजीशन पता करनी है तो उनसे आप संपर्क करो, वो आपको बता देते हैं। फिर अगला नंबर है चैम्बर ऑफ कॉमर्स। चैम्बर ऑफ कॉमर्स में क्या होता है, एक्चुअली बहुत सारे व्यापार मंडल बने हुए होते हैं, अक्सर नाम सुना होगा। यहाँ पे क्या करते हैं कि कुछ व्यापारियों का एक समूह बना हुआ होता है, ये लोग अपनी एसोसिएशन बनाए हुए रहते हैं जिसे चैम्बर ऑफ कॉमर्स कहते हैं। तो इनके यहाँ भी जितने व्यापारी इनके मेंबर होते हैं, सबकी इंफॉर्मेशन इनके पास होती है, उनसे हमें पता चल सकता है। फिर अगला है पर्सनल इंटरव्यू एंड इंस्पेक्शन ऑफ बैलेंस शीट। सेलर ये भी कर सकता है कि खुद जाके उस आदमी से मिल ले और उससे कहे कि आप अपनी बैलेंस शीट हमें दिखा दीजिए। चूंकि बैलेंस शीट में सब कुछ होता है, सारी एसेट सारी लाइबिलिटीज होती हैं, तो ये भी वो कर सकता है कि उनसे जो है पर्सनली मिल करके पूछ ले और उनका देख ले क्या है। फिर इसके बाद में अगला स्टेप अब है, जब ये तय हो गया कि हाँ हमें माल बेचना ही है, इंक्वायरी भी उसने कर ली और वो एग्री कर गया कि हाँ हम क्रेडिट माल बेचेंगे, तो अगला काम आता है कलेक्शन ऑफ गुड्स। होता क्या है कि कभी कभी सप्लायर के पास जरूरी नहीं कि सारा माल हो ही, या चलो उसके पास पूरा माल है लेकिन गोडाउन में पड़ा हुआ है, तो अब सेलर के पास अगला काम होता है कि वो ऑर्डर के अकॉर्डिंग सारा माल निकलवाए और उसको इकट्ठा करे। उसके बाद में अगला काम आता है पैकिंग एंड मार्किंग। इसके बाद में गुड्स की पैकिंग की जाती है। पैकिंग में होता क्या है, जैसे शीशे वगैरह के सामान है या कोई टूटने वाले सामान है तो उनके ऊपर हैंडल विद केयर लिख दिया जाता है, या ये साइड ऊपर रखो ऐसे लिख दिया जाता है कि ब्रेकेबल है। पहले से ही मार्क बना दिए जाते हैं ताकि उनको उठा रखा जाए बहुत संभाल करके। पैकिंग करते समय ध्यान रखना होता है कि अगर परचेजर ने कोई अपनी बात कही है कि इस तरीके से पैकिंग आपको करनी है तो उसी के अकॉर्डिंग करनी है, और अगर परचेजर ने ऐसा कुछ नहीं कहा है तो जो चलन में हो जो तरीका, उस तरीके से पैक किया जाता है। अगला आता है डिस्पैच ऑफ गुड। डिस्पैच ऑफ गुड्स का मतलब होता है माल को भेजना, कि माल को हमने किसी साधन की मदद से भेज दिया। माल भेजने के इन्होंने जैसे तरीके बताए कैसे कैसे हो सकते हैं, रोड हो सकता है, रेल हो सकता है, वाटर हो सकता है, एयर हो सकता है। ठीक है, रोड, रेल, वाटर, एयर, ये चार तरीके हो गए जिनके थ्रू माल भेजा जा सकता है। अब आगे है मेथड ऑफ सेंडिंग गुड्स, की गुड्स कैसे भेजी जाए। तो गुड्स को भेजने का एक तरीका हुआ ह्यूमन कैरियर। ह्यूमन कैरियर का मतलब हो गया कि हमने जो है अपने जहाँ मतलब जैसे ठेला गाड़ी हो गया या भैंसा गाड़ी होता है जिसमें भैंसा लगा हुआ होता है, उसमें माल लाद देते हैं। पुराने जमाने की बातें कर रहे हैं, अब तो ऐसा होता नहीं है। तो ये इन्होंने बताया ह्यूमन कैरियर में पोस्ट ऑफिस भी आता है। ह्यूमन कैरियर में पोस्ट ऑफिस नहीं आता है। ह्यूमन कैरियर होते हैं वो लोग जो लोग माल लेकर के जाते हैं, हैंड टू हैंड चला गया या हमने ठेला गाड़ी से भेज दिया। ठीक है, मोटर ट्रक हो गया, ट्रामवेज हो गया, अब ये ह्यूमन कैरियर नहीं है और अलग तरीके हैं। पोस्ट ऑफिस हो गया, रेलवे हो गया, शिप हो गया, एरोप्लेन हो गया। अब पहले इन्होंने डिस्कस किया है रेलवे से माल भेजना, चूंकि रेलवे से ज्यादा जाता है। तो अब रेलवे से माल भेजने के लिए दो तरीके की ट्रेन होती हैं, एक हो गया गुड्स ट्रेन, एक हो गया पैसेंजर ट्रेन। गुड्स ट्रेन का मतलब मालगाड़ी जो होती है, पैसेंजर ट्रेन का मतलब हो गया आदमी वाली जो गाड़ी होती है। इन दोनों में जो माल भेजा जाता है तो उनमें दो चीजें जरूर फॉलो की जाती हैं कि ओनर्स के रिस्क पे जाएंगी या रेलवे के रिस्क पे जाएंगी। क्योंकि माल भेजने में रिस्क भी रहता है कि माल बीच में खराब हो जाए, टूट जाए, कुछ भी हो जाए। तो इसके लिए दो ऑप्शन होते हैं, एक होता है ओनर्स रिस्क कि भेजने वाला अपने ऊपर जिम्मेदारी ले लेता है, और दूसरा हो गया रेलवे का रिस्क जब ट्रेन विभाग जिम्मेदारी ले ले। तो ह्यूमन रिस्क में लेते समय क्या होता है कि अगर ओनर्स रिस्क पे भेजा जाता है तो इसका नुकसान क्या है, या नुकसान इसका ये हुआ कि अगर मान लो रास्ते में माल टूट गया, खराब हो गया, कुछ भी हो गया, ठीक है, जिसमें रेलवे वालों की लापरवाही हो तब भी अगर खराब हो गया, तो ऐसे केस में वो रेलवे कोई जिम्मेदारी नहीं लेगा, सारा नुकसान ओनर को होगा।
तो नॉर्मली ऐसा सामान भेजा जाता है ओनर के रिस्क पर जिसमें खराब होने के कोई चांसेस ही ना हो या बहुत कम चांसेस हो। ऐसी चीजें जो होती हैं उनको जो है ओनर्स रिस्क पे भेज दिया जाता है। ठीक है। अच्छा, फिर दूसरा होता है रेलवे रिस्क। रेलवे रिस्क में क्या होता है कि जब भी कभी रास्ते में अगर कोई नुकसान होगा या टूट फूट होगी तो उसमें जो है रेलवे का रिस्क होगा, मतलब रेलवे उस चीज को पूरा करेगा। रेलवे यहाँ पे क्या करता है, रेलवे यहाँ पे उन्हीं चीजों के लिए गारंटी लेता है जिनमें टूट फूट होने की संभावनाएं कम हो। ठीक है, तो ये रिस्क वाला फैक्टर ये हुआ कि अगर रास्ते में कुछ नुकसान हुआ तो अगर ओनर्स रिस्क पे गया है तो रेलवे उसको नहीं लायबल है, रेलवे नहीं देगा, उसका पैसा ना उसे रिस्पॉन्सिबल बनाया जा सकता है। लेकिन अगर रेलवे के रिस्क पे भेजा गया है, कोई टूट फूट हुई तो रेलवे रिस्पॉन्सिबल होगा। अगला हो गया रोडवेज एंड ट्रांसपोर्ट कंपनीज। इसका मतलब होता है कि जब ट्रक, मेटाडोर, ये जो रोड पे चलती हैं, जब इनके थ्रू माल भेजा जाता है तब ये चीजें आती हैं। इसमें क्या होता है, ट्रक वगैरह पे माल लाद करके, मेटाडोर छोटा ट्रक होता है उसे मेटाडोर कहते हैं, उसमें माल पैक करके लाद दिया जाता है और जो रिसीवर का एड्रेस है उस एड्रेस पे उस माल को भेज दिया जाता है। डिस्पैच ऑफ पोस्ट में क्या होता है, जब कोई चीज बहुत हल्की होती है उसको अगर भेजना है तो हम पोस्ट ऑफिस की मदद से भी माल को भेज सकते हैं, जैसे वीपीपी वगैरह होता है, पार्सल्स होते हैं, रजिस्टर्ड पोस्ट होता है इनके थ्रू। फिर लिखा हुआ है डिस्पैच थ्रू फैक्ट्री एम्प्लॉय। कभी कभी ये लोग ऐसा काम भी करते हैं कि जो फैक्ट्री का एम्प्लॉय होता है उसी के साथ माल भेज देते हैं, वो अपनी जिम्मेदारी माल लेके जाता है और डिलीवर कराता है। फिर आगे इस चैप्टर में काफी डिटेल में डिस्कस किया है प्रोसीजर कि अगर हमें रेलवे से माल भेजना है तो हमें क्या क्या करना होगा। चलो ठीक है, इसमें क्या क्या होता है। सबसे पहला काम आता है कि हमें सेलेक्ट करना कि हमें ट्रेन कौन सी चूज करनी है। ट्रेन चूज करने का मतलब हो गया कि हम गुड्स ट्रेन से माल भेजेंगे या पैसेंजर ट्रेन से भेजेंगे। ठीक है, गुड्स ट्रेन से बहुत से ऐसे माल होता है जो गुड्स ट्रेन से ही जाएगा, जैसे फ्रूट हो गया, फिश हो गया, मीट हो गया, ये सारी चीजें जो खराब होने वाली चीजें हैं इनको सबको गुड्स ट्रेन से नहीं भेजा जाता, इनको सबको पैसेंजर ट्रेन से भेज देते हैं। लेकिन इसके अलावा जो बाकी चीजें हुई जो जल्दी खराब होने वाली नहीं है उनको सबको गुड्स ट्रेन से भेजा जाता है, जैसे लोहा, कोयला, लकड़ी, इस तरीके का जो सामान है उसको जो है गुड्स ट्रेन से भेजा जाता है। फिर अगला है पैकिंग ऑफ गुड्स। जाहिर सी बात है, जब ट्रेन के थ्रू माल भेजा जा रहा है तो उसकी पैकिंग अच्छी तरीके से करनी चाहिए, और पैकिंग इस तरीके से, पैकिंग कैसी होनी है ये डिपेंड करता है गुड्स के ऊपर। इस तरीके की पैकिंग होनी चाहिए कि रास्ते में वो खराब ना हो, टूटे ना, ऐसा कुछ ना हो, तो इसके लिए इसकी पैकिंग की जाती है। पैकिंग करते समय वैसे ही बताया था कि हैंडल विद केयर या इस तरीके की फ्रेजिल, टूट फूट करने वाली बात है उसको लिख दिया गया। पर्शिएबल, सड़ने गलने वाली चीज है उसके ऊपर लिख दिया गया, तो ऐसा उस पर लिख देते हैं जिससे कि लोग ध्यान रखें। फिर अगला काम हुआ कैरिंग गुड्स टू रेलवे स्टेशन। अब माल को अपनी फैक्ट्री से लेकर के रेलवे स्टेशन तक लेके जाना होगा, क्योंकि रेलवे स्टेशन तक आपको माल पहुंचाना ही है। फिर अगला काम आता है फॉरवर्डिंग नोट। फॉरवर्डिंग नोट एक फॉर्म होता है जो रेलवे काउंटर पर फ्री में मिलता है। इस फॉर्म पे ये सारी इंफॉर्मेशन है जो फिल करनी पड़ती है। फॉर्म का देखो एक फॉर्मेट बना हुआ है, इसमें कॉलम क्या क्या है, बाय हुम कंसाइंड, किसके द्वारा माल भेजा जा रहा है उसका नाम और पता। टू हुम कंसाइंड, किसे माल भेजा जा रहा है उसका नाम और पता। स्टेशन टू, किस स्टेशन तक जाना है माल को। नंबर ऑफ आर्टिकल, कितना सामान है उसकी गिनती क्या है। डिस्क्रिप्शन एंड प्राइवेट मार्क, अगर कोई और जानकारी देनी है उसकी या कोई प्राइवेट मार्क बना रखा है पैकेट्स पे वो हमें बताइए। फिर वेट बताइए, क्विंटल्स में या केजी में, जैसा भी हो। फिर फ्रेट पेड है या टू पे है, मतलब पैसा किराए का पे कर दिया गया है या जो माल लेने आएगा उससे वसूलना है। इसके बाद में नीचे लिख करके सिग्नेचर वगैरह कर देना पड़ता है। आई डू सर्टिफाइड दैट आई हैव satisfy myself that the description, marks and weights of the quantity of goods consigned by me have been correctly entered in the forwarding note। जो माल भेजने वाला है वो या उसका एजेंट जो है जो अपना नाम पता लिख करके उस पर अपने साइन कर देता है। इसके बाद में रिस्क नोट भरा जाता है। अभी जैसे तुमने पहले ही पढ़ा सुना कि रिस्क किसका है, ओनर्स का है या रेलवे का है, वो काम करना है। फिर अगला काम हुआ हैंडिंग ओवर द गुड्स एंड पेमेंट ऑफ फ्रेट टू द रेलवे अथॉरिटी।
इसके बाद में हम अपना सारा माल रेलवे अथॉरिटी को दे देते हैं और रेलवे ने जो भी फ्रेट हमें बताया इतना किराया देना पड़ेगा उतना किराया हम उसे दे देंगे। फिर एक तैयार होती है रेलवे रिसिप्ट RR। ये बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है ट्रेन से माल भेजते समय। ये एक तरीके से एक्नॉलेजमेंट होता है जो रेलवे विभाग हमें देता है कि हाँ हमें माल मिल गया है, जो माल भेजना है वो एक तरीके से हमें मिल गया है। और एक कॉन्ट्रैक्ट टाइप का होता है कि इस माल को हमें इस स्टेशन से उस स्टेशन तक पहुंचाना है। इस रेलवे रिसिप्ट में कई सारी इंफॉर्मेशंस लिखी हुई होती हैं, ठीक है। इंफॉर्मेशन कैसी कैसी, जैसे कहाँ से माल चलना शुरू करना है, कहाँ तक जाना है, इसके अलावा कितना माल है, भेजने वाले का नाम क्या है, पाने वाले का नाम पता क्या है, माल का डिटेल, ठीक है, किराया पे कर दिया गया या नहीं कर दिया गया। रेलवे रिसिप्ट पे एक नंबर होता है जो इसको दूसरे से डिफरेंट अलग करता है, मतलब अलग अलग रेलवे रिसिप्ट का अलग अलग नंबर होता है। आगे एक फॉर्मेट भी दिया हुआ है नॉर्दर्न रेलवे का कि एक रेलवे रिसिप्ट है स्पेसिफिक नाम पार्सल वे बिल, एक तरीके से रेलवे रिसिप्ट दी है। इस पे जो है स्टेशन मास्टर के साइन और स्टैंप होते हैं। तो ये एक लीगल पत्र होता है, एक डॉक्यूमेंट होता है जो काम आने वाला। इसमें देखो कई सारे कॉलम बने हुए हैं, नंबर ऑफ आर्टिकल, कितने आर्टिकल हैं, फिर कंटेंट्स क्या क्या है उनमें, एक्चुअल वेट क्या है मटेरियल का या मेजरमेंट क्या है, उसकी नाप क्या है, वेट कितना चार्जेबल है, कितने वेट पे किराया चार्ज किया जाएगा, रेट क्या है चार्ज का, ठीक है। आउट एजेंसी इफ एनी, कोई और एजेंसी अगर कुछ उसमें इन्वॉल्व है या कुछ और है तो वो यहाँ पे मेंशन किया जाना चाहिए। फिर टोटल चार्जेस कितना पे किया गया है, कितना कम चार्ज किया गया है, कितना ज़्यादा चार्ज किया गया है, इस तरीके की सारी जानकारी होती है। फिर इसके बाद में आता है फॉरवर्डिंग नोट। फॉरवर्डिंग रेलवे रिसिप्ट टू कंसाइनी। अच्छा, अगला काम अब ये होता है, चूंकि ये जो रेलवे रिसिप्ट होता है यही एक तरीके से माल का अधिकार पत्र होता है। मतलब माल प्राप्त करने वाला जब इस रेलवे रिसिप्ट को दिखाएगा तभी रेलवे विभाग उसको माल देगा। जैसे मान लो हमने कानपुर माल बेचा है कानपुर में किसी व्यापारी को, तो हमने जब यहाँ माल रेलवे को दिया, पैसा पेमेंट किया, तो रेलवे ने हमें रेलवे रिसिप्ट बना के दे दी। फिर जब वही रेलवे रिसिप्ट कानपुर वाला व्यापारी कानपुर में स्टेशन मास्टर को दिखाएगा तभी स्टेशन मास्टर उस माल को उस व्यापारी को दे। तो अगला काम अब आ जाता है बेचने वाले के सामने कि उस रेलवे रिसिप्ट को वो फॉरवर्ड करे, आगे बढ़ाए कंसाइनी को, ठीक है। इसके कई तरीके हैं। कई तरीके का मतलब क्या होता है, एक तो हो गया कि खुद ले जाके भिजवा दिया इसको, इसके अलावा वो बैंक के थ्रू भेज सकता है कि जब वो पेमेंट करे तब वो उसको मिले, ठीक है। तो खैर ये अपनी आपस में अंडरस्टैंडिंग है कि उनके थ्रू इसको जो है कैसे उस तक भेजें, ठीक है। कभी कभी होता क्या है कि यहाँ का व्यापारी कानपुर जाता है, कानपुर में यहाँ के व्यापारी का एजेंट कानपुर गया और कानपुर जा करके उस व्यापारी से कहा ऐसा आपका सारा माल ट्रेन पे लाद दिया गया है, ये रेलवे रिसिप्ट है, आप हमें पेमेंट कर दो, ये रेलवे रिसिप्ट ले लो, क्योंकि उसी रेलवे रिसिप्ट की मदद से ही तो आप माल ले पाओगे। तो हो जाता है कि वो पेमेंट कर देता है, वो ले लेता है, चल जाता है। अच्छा, फिर एक क्वेश्चन ये राइज होता है कि इज रेलवे रिसिप्ट अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, मतलब क्या ये विनिमय साध्य प्रलेख है। विनिमय साध्य मतलब मालिकाना हक ट्रांसफर हो जाना। तो जितने भी विनिमय साध्य प्रलेख होते हैं, तुमने 11th में पढ़ा है, उनकी 4 विशेषताएं होती हैं। एक ट्रांसफरेबिलिटी, कि ट्रांसफर किया जा सकता हो, एक एक्सेप्टेबिलिटी, दूसरा वो स्वीकार करने योग्य हो, तीसरा गुड फेथ मतलब अच्छे विश्वास में दिया गया हो, ट्रांसफरेबिलिटी एंड एक्सेप्टेबिलिटी बिफोर मैच्योरिटी, कि मैच्योर होने से पहले ये ट्रांसफर हो, मैच्योर होने के बाद नहीं। दूसरा, द इंडोर्सी शुड हैव अ फेयर टाइटल इवन इफ द इंडोर्सर डज नॉट हैव, कि जिसको मिला है उसका जो है फेयर टाइटल हो, मतलब वो वास्तविक मालिक हो उसका। रेलवे रिसिप्ट में सारी क्वालिटी मिलती हैं चारों, ये केवल 5वीं क्वालिटी नहीं मिलती। इसलिए रेलवे रिसिप्ट को जो है अर्ध सेमी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट कहा गया है, ठीक है। इसकी और डिटेल तुम लोग खुद पढ़ लेना। फिर अगला था कि रेलवे रिसिप्ट अगर खो जाए तब क्या करें। तो जब भी कभी रेलवे रिसिप्ट खो जाती है तो उसे तुरंत जो कंसाइनी है, जो माल प्राप्त करने वाला है, उसको तुरंत अपने रेलवे स्टेशन पे जाके बात इन्फॉर्म करनी पड़ती है कि ऐसा है कि रेलवे रिसिप्ट हमारी खो गई है। और फिर रेलवे रिसिप्ट कहता है कि आप जाइए एक इंडिमिनिटी बॉन्ड
फिल करके बनवा करके लेके आइए, तो विद द हेल्प ऑफ कोर्ट की मदद से। इंडिमिनिटी बॉन्ड में क्या होता है कि जो खरीदार है, मतलब जिसको माल मिलना है, वो कोर्ट में इस बात की जाके एग्री करता है कि हाँ, हम इस माल के वास्तविक मालिक हैं, और अगर कभी किसी दूसरे व्यक्ति का क्लेम हुआ, अगर मान लो आगे चल के भविष्य में कभी भी ये सिद्ध हुआ कि हाँ, हम इसके मालिक नहीं थे, तो हम पूरा खर्चा या पूरा जो नुकसान है उसको पूरा करेंगे। इसके साथ वो एक दो आदमियों का उसमें जिसे कहते हैं गारंटर के तौर पे वो साइन करवा लेता है, और फिर रेलवे अधिकारी उसको जो है माल अलाउ कर देता है। डिमरेज का मतलब क्या है? रेलवे कंपनी एक नियम है रेलवे कंपनी का कि इतने दिनों के अंदर आप अपना माल हमारे स्टेशन से हटा लीजिए। नॉर्मली इस काम के लिए 2 दिन या 3 दिन दिए जाते हैं। अगर इतने दिनों में आपने माल हमारे यहाँ से नहीं हटाया, तो हम इसके ऊपर कुछ और एक्सेस चार्ज करेंगे, कुछ और किराया चार्ज करेंगे। तो इसे कहते हैं डेमरेज, मतलब एक तरीके से और टैक्स लेना। अच्छा, अब यहाँ पे क्या है, अगला लिखा हुआ, अगला टॉपिक था एडवांटेज ऑफ रेलवे रिसिप्ट्स। एडवांटेज ऑफ रेलवे रिसिप्ट क्या होती हैं? पहली है लेटर ऑफ एविडेंस, एक तरीके से सबूत हो गया कि हाँ, माल हमने लाद दिया। एग्रीमेंट, एक कॉन्ट्रैक्ट भी होता है सेलर और रेलवे कंपनी के बीच में, तो एक समझौता है, वो है। सिक्योरिटी, इस रेलवे रिसिप्ट की मदद से सिक्योरिटी मतलब लोन लिया जा सकता है। इंडोर्समेंट, इसको इंडोर्स किया जा सकता है, मतलब दूसरे आदमी को दे सकते हैं, जैसे खरीदार को दे देते हैं। अथॉरिटी लेटर, एक तरीके से अधिकार पत्र भी होता है कि हाँ, इसकी मदद से आप माल ले सकते हैं। अच्छा, फिर अगला स्टेप आता है प्रिपरेशन ऑफ इनवॉइस। इतना काम होने के बाद, मतलब रेलवे रिसिप्ट मिलने के बाद, रेलवे रिसिप्ट को भेजने के बाद अगला काम होता है वो एक इनवॉइस बनाता है। इनवॉइस का मतलब एक डिटेल्ड बिल बनाता है, ठीक है। 3 कॉपियों में नॉर्मली ये बनाता है, और इसको बना करके भेज देता है खरीदार के पास। इसमें बिल पूरा बना हुआ होता है, लिखा हुआ होता है कि कितने रुपए पे करने हैं आपको कुल। क्योंकि रेलवे रिसिप्ट में केवल रेल का किराया लिखा होता है, वहां पे माल का कीमत नहीं लिखी होती है। तो इनवॉइस वो बनाता है जिसमें माल का कीमत भी है, रेलवे का किराया भी है, सब कुछ शामिल है, वो बना करके भेजता है। फिर एडवाइस नोट, एडवाइस नोट जो है वो तुरंत भेजी जाती है खरीदार को। इसके अंदर उस ट्रेन का नाम और डेट, सारी चीजें लिखी जाती हैं जिसमें वो माल भेज दिया गया है, जिससे कि खरीदार को ये पता हो जाए कि इस तारीख को माल भेजा गया है, इस तारीख तक लगभग ये पहुंच जाएगा, ठीक है। और उसके हिसाब से फिर वो अपना अरेंजमेंट करे। इसके बाद में अब अगला काम आता है उसके पास, जो खरीदार है उसको डिलीवरी लेनी होती है गुड्स की, ठीक है। तो वो जाता है रेलवे के गोडाउन में, वहाँ अपने माल को पूरा चेक करता है, देखता है कि क्या सब सही स्थिति में है। अगर माल डैमेज है तो उसके सबके ऊपर जो है वो बनाता है, अपना एक बिल बनाता है, एक लिखता है। फिर देखा जाता है गारंटी किसकी है, ओनर्स रिस्क पे है, रेलवे रिस्क पे है। तो उसके अकॉर्डिंग वो काम करता है, जिससे कि अगर कोई उसको इस नुकसान की कोई भरपाई होनी है तो वो हो जाए। फिर आता है कंप्लेंट एंड एडजस्टमेंट। इसका मतलब हुआ कि खरीदार को माल ले जा करके उसने खोला अपने यहाँ, ठीक है, जा करके चेक किया, अपना ऑर्डर फॉर्म जो ऑर्डर दिया था उससे टैली कराया उसे। अगर उसे कुछ डिफरेंस लगता है अपने ऑर्डर में या सप्लाइड माल में, तो वो एक लेटर लिखता है खरीदार बेचने वाले के पास कि आपको ये सब गड़बड़ है और ये हमें इतना नुकसान उठाना पड़ रहा है, ठीक है, तो इसको हमें आप कंपेंसेट करो, इसके लिए भरपाई करो। इसके लिए क्या होता है कि सेलर अगर एग्री कर जाता है, बेचने वाला, कि हाँ ठीक है हम कंपेंसेट कर देंगे, तो वो एक क्रेडिट नोट भेज देता है, ठीक है, क्रेडिट नोट भेज देता है। और अगर मान लो बेचने वाले ने गलती से कम अमाउंट लगा रखा है तो वो डेबिट नोट भेजता है। क्रेडिट नोट, डेबिट नोट भी आप लोग पढ़ चुके हो एडजस्टमेंट के लिए। फिर अगला स्टेप है रेमिटेंस। रेमिटेंस का मतलब पेमेंट का है। रेलवे रिसिप्ट आ गई मान लो इनके पास, अब क्या होता है, पेमेंट्स जो है वो गुड्स का किया जाता है, ठीक है। रेलवे रिसिप्ट वीपीपी से या तभी भेजी जाती है जब पेमेंट पहले हो चुका हो। लेकिन मान लो अगर पहले पेमेंट नहीं हुआ है, तो अब ये स्थिति आती है, यहाँ पे उस खरीदने वाले को पेमेंट करना पड़ता है। तो वो पेमेंट करता है एज अर्ली एज पॉसिबल, जैसे इससे हुआ। फिर अगला होता है सेटलमेंट ऑफ अकाउंट।
इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे मान लो दो खरीदार बेचने वाले ऐसे लोग हैं जो बार बार माल खरीदते बेचते रहते हैं, तो ऐसे केस में ये लोग एक अकाउंट का सेटलमेंट भी करते हैं, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट बनाते हैं। कि स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट में यही दिखाया जाता है कि आपने तब इतने रुपए का माल खरीदा था, इतना पेमेंट कर दिया, फिर इतना खरीदा, इतना पेमेंट कर दिया, अब इतना बचा। इस तरीके की जानकारी होती है, वो स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट होता है, वो बना करके वो उसे भेज देता है। आखिरी पॉइंट है इस प्रोसेस का कि रिसिप्ट ऑफ पेमेंट। जब बायर पूरी तरीके से पूरा पैसा पेमेंट कर देता है तो सेलर जो है उन्हें एक प्रिंटेड वो भेजता है जिसपे लिखा होता है, साइंड रिसिप्ट होती है जिसमें लिखा हुआ होता है कि फुल और फाइनल पेमेंट हो गया। रूल है कि अगर 500 से ज़्यादा का हो तो उसके ऊपर एक रेवेन्यू स्टैंप लगा हुआ होना चाहिए। एक स्पेसिमेन ऑफ रिसिप्ट देखो किताब में बना हुआ भी है, बुक नंबर 8 रिसिप्ट नंबर 87, ये एड्रेस लिखा हुआ है। फिर लिखा हुआ है रिसिप्ट 10,700 रुपीज फ्रॉम MS मैसर्स RN बुक डिपोट दिल्ली एज फुल पेमेंट ऑफ देयर अकाउंट। कि फुल और फाइनल पेमेंट हो गया है इस अकाउंट का, अब इनका कोई बैलेंस नहीं बचा हुआ है। तो बच्चों ये था रेलवे के थ्रू भेजने का। नेक्स्ट वीडियो में और आगे की बात करेंगे। आगे हालांकि थोड़ा सा ही बचा है, रेल रोड कोऑर्डिनेशन वाला जो टॉपिक है और आगे के जो है तो देख लेते हैं, आगे हम भेजेंगे। इसे समझो और इसे याद करने की कोशिश करो। हेलो बच्चों, कल आप लोगों ने BO के पहले चैप्टर में रेलवे द्वारा माल कैसे भेजा जाता है उसकी पूरी प्रोसेस देखी थी। अभी उसके आगे की कहानी है कि रेल रोड कोऑर्डिनेशन, इसका मतलब क्या हुआ। यहाँ पे वो कह रहा है कि रेल और रोड ट्रांसपोर्ट जो है वो एक दूसरे के लिए बहुत ज़रूरी है। ठीक है, होता क्या है कि जब भी कभी हमें कोई सामान अपने देश में एक जगह से दूसरी जगह भेजना पड़ता है तो होता क्या है कि पहले किसान से या व्यापारी से या उत्पादक से वो माल नज़दीक के रेलवे स्टेशन तक लाया जाता है। अब ये माल रोड की ही मदद से आ सकता है। इसके बाद में वो रेलवे उसको दूसरे शहर में जहाँ पहुँचाना है वहाँ पहुँचाता है, जहाँ उसे कंजम्पशन के लिए जाना है। लेकिन वहाँ भी रेलवे स्टेशन से छोटे व्यापारी या दूसरे व्यापारी के गोडाउन तक या दुकान तक जाने के लिए फिर से हमें रोड ट्रांसपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है। अब उस रोड ट्रांसपोर्ट में ट्रक हुआ और भी कई साधन हुए जिनके थ्रू माल लाद करके ले जाया जाता है। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या हुआ कि रेलवे जो है वो बिना रोड की मदद से नहीं काम कराया जा सकता, इसलिए इन दोनों के बीच में एक कोऑर्डिनेशन होता है, ये एक दूसरे की मदद करते हैं। ठीक है, खाली रोड ट्रांसपोर्ट भी काम नहीं कर सकता क्योंकि खाली रोड ट्रांसपोर्ट में बहुत हैवी मटेरियल जो होते हैं उनको बहुत दूर तक ले जाना संभव नहीं होता। संभव भी होता है तो वो कॉस्टली हो जाता है, महंगा हो जाता है। तो इस तरीके से रेलवे जो है वो रोड को मदद करती है, रोड जो होता है वो रेलवे को मदद करता है। अच्छा, अगला माध्यम था एयर ट्रांसपोर्ट। एयर ट्रांसपोर्ट ये सबसे मॉडर्न तकनीकी है जिसमें सामान बहुत कम समय में एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाया जा सकता है। क्योंकि एरोप्लेन जो है वो समुद्र के ऊपर से भी उड़ सकता है, पहाड़ के ऊपर से भी उड़ सकता है, कहीं से भी किसी भी चीज़ के ऊपर से उड़ सकता है। तो इसलिए एरोप्लेन की मदद से आसानी से माल कहीं भी पहुंचाया जा सकता है। लेकिन इसका जो सबसे बड़ा ड्रॉबैक है वो ये है कि ये एयर ट्रांसपोर्ट सबसे महंगा ट्रांसपोर्ट है। ठीक है, एयर ट्रांसपोर्ट की मदद से जो हल्की वस्तुएं हैं उनको ही भेजा जाता है, बहुत भारी चीज़ें नहीं जा सकती हैं क्योंकि जितना ज़्यादा भारी होंगी उतना ज़्यादा उनका किराया होता जाएगा। ठीक है, लेकिन आजकल इसकी पॉपुलैरिटी काफ़ी बढ़ी है। उसके कुछ रीज़न इन्होंने दिए हैं, 3 रीज़न दिए हैं। पहला रीज़न दिया है इन्होंने, एयर ट्रांसपोर्ट कैन इंश्योर फास्टर डिलीवरी ऑफ गुड्स एज़ कम्पेयर टू अदर मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। बाकी जितने भी ट्रांसपोर्ट के माल भेजने के साधन हैं उनकी तुलना में एयर ट्रांसपोर्ट जो है, वायु यातायात जो है, वो बहुत तेज़ी से सामान की डिलीवरी करा सकता है। फिर सेकेंड वाला पॉइंट लिखा हुआ, इट प्रोवाइड्स रेगुलर एंड क्विकेस्ट ट्रांसपोर्ट सर्विस। ये एक मतलब रोज़ उड़ सकने वाली, रेगुलर मतलब बार बार लगातार, और सबसे तेज़ ट्रांसपोर्ट सर्विस है।
mails, newspaper, medical supplies, perishable goods and all other emergency requirement can be speedily delivered at their destination. कोई समाचार पत्र भेजना हो, न्यूज़ अखबार भेजना हो, दवाइयों की कोई चीज़ें हो, ख़राब होने वाला सामान हो या कोई इमरजेंसी रिक्वायरमेंट हो किसी चीज़ की, तो उन सबको बहुत तेज़ गति से उनके स्टेशन तक पहुंचाया जा सकता है जहां उन्हें जाना है. इफ़ दे आर सेंट बाय एयर तो बहुत तेज़ी से वो पहुंच सकती हैं. इम्पॉर्टेंट मशीनरी इक्विपमेंट कंपोनेंट्स कैन बी ऑब्टेन्ड विद इन शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम सो एज टू अवॉइड हैवी प्रोडक्शन लॉसेस. मान लो अचानक कोई प्रोडक्शन की कोई मशीन ख़राब हो गई, अब उसके लिए जो हमें चाहिए वो उसके रिपेयर के लिए जो हमें पार्ट चाहिए वो प्लेन की मदद से बहुत तेज़ी से मिल सकते हैं. अगला लिखा हुआ है कि एयर ट्रांसपोर्ट एडॉप्ट्स द मोस्ट डायरेक्ट एंड द शॉर्टेस्ट रूट फॉर कैरिंग गुड्स सिंस एरोप्लेन कैन फ्लाई ओवर सीज, डेजर्ट्स, जंगल्स एंड माउंटेन्स. इन्होंने कहा कि एरोप्लेन जो होता है सबसे शॉर्टेस्ट रूट अप्लाई करता है जाने आने के लिए कहीं पे. तो ये भी मतलब इसका ये हुआ कि कम समय लगना, क्योंकि प्लेन जो है वो समुद्र पे, रेगिस्तान पे, जंगल पे, पहाड़ पे, इन सब के ऊपर से उड़ सकता है. फिर आगे लिखा हुआ है एक नया टॉपिक है टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ परचेज एंड सेल. लिखा हुआ इट इज़ हाईली पॉसिबल दैट देयर आर डिस्प्यूट बिटवीन द बायर एंड सेलर फॉर वन रीज़न और अदर. इसने कहा कि क्रेता और विक्रेता के बीच में कई कारण हैं जिनके कारण जो है डिस्प्यूट हो सकता है. दीज डिस्प्यूट्स में रिजल्ट इन लॉस, इसके कारण उनको नुकसान हो सकता है. इफ़ नॉट सॉल्व, अगर उनको जल्दी नहीं हल किया गया तो नुकसान हो सकता है. देयरफॉर इन ऑर्डर टू अवॉइड द डिस्प्यूट इन फ्यूचर it is essential that all the terms and conditions pertaining to sale and purchase are reduced to writings. यहाँ इन्होंने कहा कि इसलिए क्या होना चाहिए कि जो भी कुछ क्रय विक्रय की जो शर्तें हैं भविष्य में उनके कारण कोई डिस्प्यूट ना हो, या अगर हो भी तो जल्दी से उसे सॉल्व किया जा सके, इसके लिए उनका सबका लिखित में होना जरूरी है. द फॉलोइंग आर सम ऑफ द इश्यूज विच मस्ट बी The following are the dispute which must be settled prior to the placing and executing the order. नीचे उसने कहा कि कुछ ऐसे कारण हैं जिनके कारण इन लोगों के बीच में आपस में झगड़ा या टकराव हो सकता है. इनको पहले ही सेटल्ड कर लेना चाहिए, मतलब पहले ही लिख लेना चाहिए कि क्या हमें चाहिए, कैसे हमें चाहिए. जैसे सबसे पहला लिखा हुआ है क्वालिटी ऑफ गुड्स. गुड्स होता है जो गुड्स की बहुत सारी वैरायटी होती है, इसलिए ख़रीदार को जो भी गुड्स अपनी ज़रूरत, जैसी उसकी ज़रूरत है, जैसा फैशन है, जैसी उसकी फाइनेंशियल पोजीशन है, इसके अकॉर्डिंग उसे गुड्स की क्वालिटी को पहले ही लोगों को इंश्योर कर लेना चाहिए कि कैसी क्वालिटी चाहिए. तो इसलिए आदेश देने से पहले, ऑर्डर देने से पहले क्वालिटी ऑफ गुड्स के विषय में पहले से इन लोगों के बीच में डिसाइड हो जाना चाहिए. क्वांटिटी भी जो है जैसी ज़रूरत है, जो मेज़रमेंट है, वेट है या नंबर ऑफ गुड्स है, ये पहले ही सेटल्ड हो जाना चाहिए. प्राइस ऑफ गुड्स, कीमत को लेकर के बहुत ज़्यादा टकराव होने की कंडीशन रहती है, तो इसलिए क्रेता और विक्रेता के बीच में सबसे पहले कीमत को जो है वो डिसाइड कर लेना चाहिए. जैसे लोकल प्राइस होता है, स्टेशन प्राइस होता है, फ्रेट ऑन रेल होता है, डेस्टिनेशन होता है या फ्रैंको प्राइस होता है. ये इनवॉइस वाले चैप्टर में तुम लोगों ने पढ़ रखा है कि इस तरीके के इनवॉइस होते हैं. तो ये कीमत पहले से ही डिसाइडेड होनी चाहिए. फिर लिखा हुआ है पैकिंग ऑफ गुड्स. गुड्स की पैकिंग कैसे होनी चाहिए, ये डिपेंड करता है गुड्स के नेचर पर, कैसा गुड्स का नेचर है और कैसी उसकी क्वालिटी है. तो अगर बायर कोई स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन देता है कि गुड्स ऐसे पैक होनी चाहिए, तब गुड्स वैसे ही पैक की जानी चाहिए जो भी कुछ उसने इंस्ट्रक्शन दिए हैं. अगर कोई नहीं दिया है उसने, तो जो भी सेफली गुड्स पहुंच जाए डेस्टिनेशन तक, इस बात को ध्यान देते हुए गुड्स की पैकिंग करनी चाहिए. फिर है सेंडिंग ऑफ गुड्स. अब गुड्स जो है कई तरीके से भेजी जा सकती हैं, रोड के थ्रू, रेलवे के थ्रू, शिप के थ्रू, एरोप्लेन के थ्रू. बायर ने अगर कोई इंस्ट्रक्शन दिया है तो उस ट्रांसपोर्ट के मीन से भेजा जाए. लेकिन अगर उसने कोई नहीं दिया है तो गुड्स को फिर वही देखना चाहिए कि गुड्स सेफली और जल्दी से पहुंच जाएं. इस बात को ध्यान में रखते हुए गुड्स भेजनी चाहिए.
फिर है डिलीवरी ऑफ गुड्स। प्लेस ऑफ डिलीवरी ऑफ गुड्स जो है वो भी पहले से डिसाइडेड होना चाहिए कि माल कहाँ मिलेगा। ठीक है, जैसे कानपुर का अगर व्यापारी है तो वो क्या चाहता है कि माल उसे कानपुर में चाहिए या लखनऊ में चाहिए, ये चीज़ पहले से ही तय हो जानी चाहिए। अगला पॉइंट था पेमेंट ऑफ प्राइस। ये सबसे लास्ट प्राइस है, जाहिर सी बात है इस पर भी ध्यान रखना चाहिए, और प्राइस को लेकर के भी, पेमेंट को लेकर के भी डिस्प्यूट हो सकते हैं। तो इसलिए लिखा हुआ है कि पेमेंट इज़ रिक्वायर्ड टू बी मेड आइदर प्रायर टू द डिलीवरी और एट द टाइम ऑफ डिलीवरी और आफ्टर द डिलीवरी ऑफ गुड्स हैज़ बीन मेड। उसने कहा पेमेंट 3 सिचुएशन में हो सकता है। एक, गुड्स कोई डिलीवरी होने से पहले, दूसरा गुड्स की डिलीवरी होने के टाइम, तीसरा गुड्स की डिलीवरी होने के बाद। अगर कोई टर्म एंड कंडीशन ऐसे है पहले से तय हो गई है तो बायर जो होता है वो बाउंड होता है, उसको उस टाइम में पेमेंट करना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा जो भी इन लोगों के बीच में तय हो जाए, ये तो 2 लोगों के बीच में तय होना होता है, क्या डिस्काउंट वगैरह देना है ये भी उनमें तय होता है। ठीक है, पहले से ही तय कर लेना होता है जिससे कि बाद में चल के आगे कोई प्रॉब्लम ना हो। तो इस तरीके से तुम्हारा ये पहला चैप्टर ख़त्म हो गया, और उम्मीद करते हैं सारी बातें समझ में भी आई होंगी। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तुम लोग चैनल सब्सक्राइब कर लेना, ये तुम लोगों को हेल्प करेगा।